Tap हाँ तो वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर क्लास 10th सोशल साइंस। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के ऊपर बात की थी। हमने विकास के अर्थ को समझा था बड़े ही व्यापक स्तर पर, एक व्यक्ति के लिए और एक देश के लिए, एक राष्ट्र के रूप में विकास के क्या मायने हैं। हमने ये भी देखा था कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास भिन्न भिन्न होता है, यानी कि समाज में जो प्रत्येक व्यक्ति है उसकी इच्छाएं आकांक्षाएं अलग अलग हैं। जैसे मजदूर, किसान, लड़का लड़की, अमीर गरीब, सबके लिए क्या है, विकास के अर्थ भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और उसी प्रकार हमने यह भी देखा था कि एक व्यक्ति का विकास हो सकता है और दूसरे व्यक्ति के लिए अहितकारी हो। जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, वो चाहता है डैम बनाया जाए ताकि बिजली उत्पादित हो अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक उत्खनन हो जिससे रॉ मटेरियल्स बाहर निकले, जिससे उसको इंडस्ट्री को फ़ायदा हो, वो इलेक्ट्रिसिटी मिल सके या वो कच्चा माल मिल सके। लेकिन जहाँ ये डैम या उत्खनन होते हैं वहाँ रहने वाले जो आदिवासी हैं या गरीब लोग हैं उनके लिए वो प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है। तो ये कंट्रोडिक्शन हमेशा चलता रहता है। तो इसी प्रकार अगर एक देश के रूप में भी देखें कि एक देश का विकास क्या है, उसमें भी अगर चार लोगों से पूछा जाए, अगर आप ही लोगों में से पूछा जाए कि एक देश के रूप में भारत को किस प्रकार के विकास के मॉडल को अपनाना चाहिए, यानी क्या क्या करना चाहिए जिससे देश हमारा विकास कर सकते, तो हर व्यक्ति के कुछ कुछ राय अलग अलग हो सकते हैं। कोई कहेगा कि किसानों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, कृषि पर ध्यान दिया जाना चाहिए, कोई कहेगा नहीं नहीं इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, कोई कहेगा नहीं रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे विचार निकल कर आते हैं और कई सारे उपाय भी आते हैं। ठीक है, बहुत लोग उपाय भी अलग अलग बताते हैं। तो इस तरह से विकास क्या एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक कॉन्सेप्ट है। और एक देश के रूप में और एक देश की सरकार के रूप में ये सरकार का यह दायित्व बन जाता है कि हर व्यक्ति का जो विकास है या उसकी बेहतरी है वह देश के विकास में समाहित हो सके, या विभिन्न लोगों के जो राय हैं, उपाय हैं या सुझाव हैं, उनको भी आत्मसात करके एक ऐसे विकास के मॉडल को अपनाया जाए जिसमें हर व्यक्ति की इच्छाएं समाहित हों, हर व्यक्ति का विकास हो सके, सिर्फ एक तबके या एक समूह का विकास ना हो बल्कि सभी प्रकार के लोगों का विकास हो सके और सभी उस विकास से संतुष्ट हों। ठीक है, तो हमने फिर आगे यह बात की थी कि एक राष्ट्र की के विकास को किस तरह से मापा जाता है। जैसे आपकी कक्षा में अगर हम हर बच्चे की माप करें तो कोई कहेगा कि कोई मोटा है तो वो लेज़ी है, कोई कहेगा नहीं ये खेलने में ज़्यादा एक्टिव है, कोई कहेगा नहीं ये बच्चा ज़्यादा व्यवहारिक है, कोई कोई बच्चा हो सकता है पढ़ने में तेज़ हो। तो हर व्यक्ति की स्किल या क्वालिटी अलग अलग होती है। तो हम कैसे मापेंगे कि ये कौन सा बच्चा परफेक्ट है, तो हम कुछ मापदंड तैयार करते हैं। जैसे अगर हमें खेल स्पोर्ट्स के लिए कोई बच्चे तय करने हैं तो उसमें हम देखेंगे किस बच्चे की फिटनेस अच्छी हो, या किसे क्रिकेट आती हो, किसे इस तरह की चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। अगर हमें कोई पढ़ाई से संबंधित या कंपटीशन से संबंधित अगर कोई टास्क है उसके लिए बच्चे का सिलेक्शन करना है तो हम उसका देखेंगे कि बच्चा पढ़ने में कौन तेज है, किसका प्रीवियस रिजल्ट अच्छा आया है। तो एक मेज़रमेंट करके हम बच्चों का चयन करते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है जो खेलने में बच्चा अच्छा हो पढ़ाई में अच्छा हो, जो पढ़ने में अच्छा हो बच्चा वो खेलने में अच्छा हो। तो हर व्यक्ति की अपनी स्किल्स होती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार देश को भी मापने का एक मेज़रमेंट होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये मेजरमेंट आय को रखा गया था, यानी इनकम को एक बेस बनाया गया था स्टार्टिंग में, कि जिस देश की इनकम सबसे अधिक होगी उस देश को विकसित या अविकसित, अल्प विकसित या विकासशील, इन चार कैटेगरीज में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में चूंकि आय को साधन बनाया गया, लेकिन ये देखा गया कि हर देश की पॉपुलेशन तो अलग अलग है। किसी देश में 10 करोड़ लोग हैं, किसी देश में 100 करोड़ लोग हैं। तो अगर ओवरऑल हम इनकम को ऐड कर दें, सभी पॉपुलेशन की सारी इनकम को ऐड कर दें, तो हो सकता है कि जिस देश की पॉपुलेशन अधिक है उस देश की इनकम अधिक हो बनस्पत जिस देश की पॉपुलेशन कम हो। लेकिन
ये तो क्वांटिटेटिव हो गया, लेकिन क्वालिटेटिव रूप में देखें तो ये जरूरी नहीं है कि वह देश विकसित हो। जैसे कोई, मैंने बताया था, कोई देश की आबादी 5 है और उसकी टोटल इनकम 50 रुपये है, और कोई देश की आबादी 100 है, उसकी टोटल इनकम 100 रुपये है, तो आप कहोगे 100 रुपये वाली तो ज़्यादा है। लेकिन उसको पर व्यक्ति में कन्वर्ट करें, क्वालिटेटिव रूप से देखें तो पर व्यक्ति के हिस्से में तो 1 रुपया आए। वहीं जिस देश की आबादी 10 है और टोटल आय 50 है, तो उसको प्रति व्यक्ति में हम कैलकुलेट करें तो 5 रुपये प्रति व्यक्ति आए। तो 5 रुपये कमाने वाला व्यक्ति ज़्यादा बेहतर हो सकता है या 1 रुपया कमाने वाला व्यक्ति ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इसलिए तो आप सीधे से कहोगे कि 5 रुपये कमाने वाला व्यक्ति ज़्यादा बेहतर होगा। तो आगे चलकर क्या है, औसत आय को अपनाया गया, अर्थात यानी कि टोटल पॉपुलेशन की आय से टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे, अर्थात राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, यानी कुल जनसंख्या का कुल आय तो पहले जोड़ दिया, यानी जो राष्ट्रीय आय थी उसी को पॉपुलेशन जब डिवाइड कर देंगे तो एक एवरेज निकल जाएगा। अर्थात एक देश की टोटल आय 50 थी और पॉपुलेशन 10 थी, तो मैंने डिवाइड करके निकाला 5, और एक देश की आय 100 थी और पॉपुलेशन भी 100 थी, तो डिवाइड करके निकाला 1। तो इस मामले में हम देखेंगे जो 50 रुपये जिस देश की आय है और पॉपुलेशन 10 है, वह देश ज़्यादा विकसित होगा। ठीक है, तो इसी में क्या है, विश्व बैंक ने एक विश्व विकास रिपोर्ट निकाली थी 2004 में। ठीक है, विश्व बैंक ने विश्व विकास रिपोर्ट 2006 में निकाला था, और देशों का वर्गीकरण करने में कि देश कौन विकसित हैं या अविकसित हैं या अल्पविकसित हैं, उसमें क्या औसत आय को क्या एक आधार मान लिया गया था। स्टार्टिंग में आय को माना गया था, लेकिन यह इतना मतलब फेयर नहीं था। ठीक है, तो औसत आय को 2006 में विश्व बैंक ने क्या है, देशों के विकास को मापने का एक आधार बनाया। ठीक है, और यह तय किया गया कि 2004 में जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 से अधिक है, यानी जिस देश में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 से अधिक होगी, उसे विकसित देश में या विकसित देश की श्रेणी में रखा जाएगा 2004 के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसे समृद्ध, और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 37,000 या उससे कम है तो उसे निम्न आय वाले देश की श्रेणी में रखा जाएगा। तो भारत का 2004 में प्रति व्यक्ति आय 28,000 के आसपास थी। ठीक है, तो भारत क्या है, 2004 के आसपास क्या है, निम्न आय वाला देश या अल्प विकसित जिसको कहते हो, इस कैटेगरी में था। लेकिन वर्तमान में भारत की वर्तमान आय क्या है, मासिक 11,250 रुपये है। अगर इसको हम ईयर में कन्वर्ट कर दें तो 11,250 गुणे 12 कर देना, लगभग 1,20,000 के आसपास, 1,30,000 के आसपास आपका ये निकल कर आएगा। यानी कि वर्तमान में भारत की औसत आय क्या है, 1,30,000 के आसपास है। ठीक है, तो अब हम विकासशील देश में, अब हम निम्न आय वाले देश से ऊपर हटके विकासशील देश में आ गए हैं। चूंकि 4,53,000 तो है नहीं, तो विकसित तो हुए नहीं, तो 1,30,000 है, तो हम अब विकासशील देश में आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या औसत आय परफेक्ट है। जो औसत आय को आधार बनाया गया 2006 में विश्व बैंक ने, तो क्या ये मापदंड सही है। ठीक है, तो अगर हम औसत आय को देखें तो तुलना के लिए ठीक तो है, लेकिन यह व्यक्तियों के बीच असमानताओं को नहीं व्यक्त करता है। अर्थात डिस्पैरिटी जो है, यानी अमीर और गरीब के बीच खाई कितनी है, इस बात को क्या है, औसत आय एवरेज जो इनकम है वो बता नहीं पाता और असमानताओं को छिपा देता है। ठीक है, अर्थात भिन्न भिन्न देशों के नागरिकों के बीच आय में कितना अंतर है, इस बात का पता क्या है, औसत आय से क्या है, इस असमानता का पता नहीं चल पाता। जैसे मैंने बताया कि किसी देश की पॉपुलेशन 10 है, उसकी टोटल आय इनकम
50 है तो आप कहोगे एवरेज 5। दूसरा देश भी मान लो 10 ही पॉपुलेशन है और आय 50 है, उसका भी 5 हुआ। लेकिन एक देश की जो एवरेज है, अगर 10 व्यक्ति को देखें, चूंकि 5 रुपए पर व्यक्ति है तो, लेकिन 10 व्यक्ति को अलग अलग देखें तो हो सकता हो 3 रुपया, 3.5 रुपया, 4 रुपया, 4.5 रुपया, 3 रुपया, ऐसे करके आसपास हो। यानी कि प्रति व्यक्ति आय 5 रुपए तो है, लेकिन पर व्यक्ति को भी अगर हम देखें तो लगभग 5 के आसपास है। वहीं कोई दूसरा देश हो सकता है, भले उसके देश की 5 रुपए हो, लेकिन किसी एक व्यक्ति की आय 8 आना है, 1 रुपया, और किसी व्यक्ति की 10 रुपया है, तो जोड़ के तो एवरेज तो 5 रुपया हो गया। लेकिन एक व्यक्ति की आय और दूसरे व्यक्ति की आय में गैप ज्यादा है, चूंकि एक का 10 रुपया है और एक का 1 रुपया है। अब जैसे मान लो 2 ही व्यक्ति हैं, एक का 1 रुपया, एक का 10 रुपया, 11 रुपया हो गए, औसत करोगे 5.5। लेकिन 5.5 करोगे तो, लेकिन अलग अलग देखें तो एक व्यक्ति की 1 रुपया और एक व्यक्ति की 10 रुपया, तो गैप है। वहीं अगर 2 व्यक्ति 5.5 है, अगर किसी का 6 और 5 हो तो भी 6, 5, 11 इक्वल टू आधा आधा कर दो तो 5.5 एवरेज। लेकिन 6 और 5 है अलग अलग देखने पे, तो ये करीब है, खाई कम है। तो औसत आय से क्या है, विभिन्न व्यक्तियों के बीच की आय की जो गैप है, जो असमानता है, जो दूरी है, वह औसत आय से पता नहीं चल पाती है। ठीक है, इसलिए औसत आय भी क्या है, किसी देश के विकास को या किसी देश के समाज के विकसित या अविकसित होने को सही रूप से मेजरमेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी होता है कि आय और के साथ साथ क्या है, अन्य मापदंडों को, ये तो दोनों मैंने जो बताया, राष्ट्रीय आय और औसत आय, ये इनकम को बेस बना रहा है। ठीक है, यानी जो टोटल आय वाला, जो पहला वाला था राष्ट्रीय आय, वो भी इनकम बेस था, और औसत आय जो एवरेज इनकम था, ये भी इनकम बेस था। लेकिन चूंकि हमने देखा दोनों ही तरीकों में क्या है, एक तरह से कमियां हैं, खामियां हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है किसी देश के पास पैसा ज़्यादा हो या व्यक्तियों के पास पैसा ज़्यादा हो तो वह बेहतर अवस्था में या बेहतर जीवन व्यतीत कर पा रहा। हम इसको आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए क्या है, फिर आगे चलकर विश्व विकास रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको कहते हो, मानवीय विकास रिपोर्ट, ठीक है, इसमें क्या है, आय के साथ साथ अन्य तत्वों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, जैसा मैंने बताया था, बेहतर आय के साथ साथ अपनी सुरक्षा, आय तो बेहतर हुई, प्लस इसके साथ साथ अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर व सम्मान प्राप्त करना, समानता का व्यवहार किया जाए उनके साथ, आज़ादी हो, स्वतंत्रता हो, वह किसी प्रकार का कामकाज कर सके, वह अपनी इच्छा से रोजगार को अपना सके आदि। इन सब बातों को भी लोग सोचते हैं। ठीक है, अतः आय के साथ साथ अगर एक किसी देश के विकास के संदर्भ को देखें तो आय के साथ साथ अन्य लक्ष्यों को भी सोचा के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल आपका यहाँ दिखाया है 2003-2004 का रिपोर्ट है। हालांकि रिपोर्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर देखें 2003 और 2004 के आसपास की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, केरल और बिहार राज्य की औसत आय को देखें, अगर पंजाब, केरल और बिहार ये 3 राज्यों की औसत आय को देखें तो पंजाब की जो औसत आय थी वो 26,000 रुपए थी 2004 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, वर्तमान के अकॉर्डिंग नहीं है। पंजाब की जो आय थी वो 26,000 रुपए थी, जो सबसे अधिक थी, और केरल 22,000 के आसपास थी और बिहार की 5,000 के आसपास थी। तो इस आधार पर आप क्या कहोगे कि पंजाब सबसे अधिक विकसित राज्य है, क्योंकि उसकी औसत आय 2004 में 26,000 रुपए थी, केरल से भी अधिक। ठीक है, वहीं और बिहार को आप सबसे अविकसित या कम विकसित राज्य की श्रेणी में रखोगे। वहीं दूसरी तरफ अगर साक्षरता दर को भी मेजरमेंट करें, शिशु मृत्यु दर को मेजरमेंट करें, मातृत्व मृत्यु दर को मेजरमेंट करें, विद्यालय में प्रवेश और उपस्थिति के दर को अगर मेजरमेंट करें, तो इस मामले में क्या है, जो आंकड़े मैंने ऊपर बताए वो क्या है,
बदल जाते हैं। और इन सब बिंदुओं पर क्या है, केरल पंजाब और हरियाणा से काफ़ी आगे है। साक्षरता दर में केरल आज 99% के आसपास लिटरेसी रखता है, जबकि पंजाब की लिटरेसी 85 के अराउंड है। ठीक है। शिशु मृत्यु दर 2004 में देखें तो पंजाब की 49 थी पर 1000 व्यक्ति। यानी शिशु मृत्यु दर उसको कहते हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पर 1000 बच्चे में से जितने बच्चे 1 साल की आयु पूरा करने से पहले मर जाते हैं, यानी पर 1000 व्यक्ति बच्चे में से ऐसे बच्चे जो 1 साल की आयु पूरा करने से पहले ही मृत्यु हो जाती है उनकी, इस आंकड़े को क्या शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो पंजाब में 2004 में पर 1000 पर 49 बच्चे ऐसे थे जो 1 साल की उम्र भी पूरा नहीं कर पा रहे थे, और केरल में यह आंकड़ा सिर्फ 11 था। यानी पर 1000 में से 11 बच्चे क्या है, सिर्फ 1 साल की उम्र को पूरा नहीं कर पाते थे और मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, ये 2004 का आंकड़ा है। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो केरल आगे है। और वर्तमान में साक्षरता दर देखें तो साक्षरता दर उसे कहते हैं 7 वर्ष से ऊपर के बालक। ठीक है, यानी 7 साल से ऊपर के हर बालक या व्यक्ति जितने लिटरेट हैं। ठीक है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन में ऐसे लोग जो 7 साल की उम्र को पार कर चुके हैं और लिटरेट हैं, उनको कहते हैं साक्षरता दर। अर्थात भारत में इस समय साक्षरता दर लगभग 80% के आसपास हो गई है। 2011 की जनगणना के हिसाब से 74% है, लेकिन वर्तमान में 80% है। यानी 7 साल से ऊपर के 80% पॉपुलेशन क्या है, लिटरेट मानी जाती है। ठीक है, 2004 में 91% था केरल का और पंजाब का 81% था। वर्तमान में केरल का 99% के आसपास है और पंजाब का लगभग 85 to 90 के बीच में है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप देखोगे केरल आगे है। और बच्चों का प्रवेश, यानी कि विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति और प्रवेश का अनुपात का मतलब होता है 6 से 10 साल के बच्चे। ठीक है, कहीं कहीं 6 से 14 भी आता है, तो हम 6 से 14 ही समझ लेते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चे, ठीक है, जितने विद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी 6 से 14 वर्ष की उम्र के वे सारे बच्चे जो पढ़ाई विद्यालय में प्रवेश लिए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे अनुपात को क्या है, हम विद्यालय में शिशुओं की उपस्थिति और प्रवेश का अनुपात कहते हैं। ठीक है, इस मामले में भी क्या है, केरल पंजाब और बिहार से काफ़ी आगे है। तो आप यहाँ ये देखोगे कि हमने सिर्फ इनकम को जब आधार बनाया था तो पंजाब सबसे आगे था, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, मातृ मृत्यु दर और बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति या निवल अनुपात दर को देखें तो उस मामले में केरल आगे है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पंजाब सबसे विकसित राज्य है? अगर आप शिशु मृत्यु दर को देखें तो आप बताइए, अगर किसी राज्य की शिशु मृत्यु दर अधिक होगी तो उन परिवार के ऊपर क्या गुजरेगी। और शिशु मृत्यु दर का अधिक होना यह बताता है कि उस राज्य का पोषण स्तर बेहतर नहीं है। यानी कि 1 साल के बच्चे को जो पोषण मिलना चाहिए, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। तभी तो 49 बच्चे डेथ हो जा रही थी 2004 में पंजाब में पर 1000 बच्चे पर, 1 ईयर से नीचे के 1000 बच्चे पर 49 बच्चों की डेथ हो रही। यानी कि जो प्राथमिक सुविधाएं हैं, चिकित्सा सुविधाएं, वो बच्चे को नहीं मिल रही थी, वो हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे थे, बच्चे को वो पोषण नहीं मिल रहा था स्टार्टिंग में। तो क्या किसी समाज में हेल्थ फैसिलिटी ना हो, बच्चे अधिक से अधिक मरते जाएं और परिवार के बच्चे खो जाएं तो माँ बाप दुखी हों, तो क्या इस अवस्था में हम कह सकते हैं वो सोसाइटी ज़्यादा डेवलप्ड है सिर्फ इसलिए कि उसकी इनकम ज़्यादा है? नहीं। अगर इसी तरह हम साक्षरता दर को भी देखें तो साक्षरता दर यानी किसी का शिक्षित होना या कम होना, क्या यह विकास का मापदंड नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और किसी समाज में बच्चे की विद्यालय में उपस्थिति कम हो, ठीक है, बच्चे पढ़ाई करने नहीं जा रहे, तो बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वे बच्चे अशिक्षित होंगे और आगे चलकर उन्हें उतना रोजगार नहीं मिल पाएगा। ठीक है,
तो इसलिए शिक्षित समाज का होना भी, सभ्य समाज का होना भी यह बताता है कि वह समाज विकसित है या आगे चलकर वह समाज बेहतर रोजगार या अपनी आय को बढ़ा सकता है। ठीक है, इसी तरह मातृत्व मृत्यु दर को भी देखें तो यह भी एक समस्या है कि अगर कि जन्म देते समय कई सारी माँओं की मृत्यु हो जाती है तो इसको मातृत्व मृत्यु दर बोलते हैं, यानी पर 1000 ऐसी माताएं जो जन्म दे रही हैं बच्चों को और जन्म देने के दौरान उनकी जान चली जाती है। तो ऐसे अनुपात को क्या है, मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। तो इस मामले में केरल बहुत सेफ है, यानी कि बहुत कम माताएं ही मृत्यु को प्राप्त होती हैं। तो इन सब आंकड़ों को भी क्या है, हम विकास में रखना पड़ेगा, क्योंकि विकास का मतलब सिर्फ इनकम में वृद्धि होना नहीं है, बल्कि ओवरऑल लाइफ जो है बेहतर होनी चाहिए। वो समाज, वो सोसाइटी, वह राज्य शिक्षित हो, हेल्थ के मामले में अच्छा हो, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी हो, सभी बच्चे विद्यालय में जा रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों, बच्चों की मृत्यु ना हो रही हो। ठीक है, जीवन प्रत्याशा अच्छी हो, यानी कि लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो जीवन जीने की या उम्र जो है वो एक अच्छी उम्र हो। ठीक है, औसत उम्र अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, एक तरह से विकास का पैमाना है। ठीक है, तो हमने देखा कि इनकम के साथ साथ अन्य चीज़ें भी किस तरह से रोल प्ले कर रही हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि अन्य चीज़ों में एक अच्छा पर्यावरण होना भी चाहिए, एक बेहतर हॉस्पिटैलिटी यानी कि एक स्वास्थ्य व्यवस्था भी मिलना लोगों को का अधिकार है, विकास का एक मापदंड है। आदर और प्रतिष्ठा का सम्मान, सुरक्षा, ये सारी बातें भी क्या है, एक तरह से महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। तो क्या व्यक्ति अपनी इनकम की सहायता से क्या इन बाकी चीज़ों को भी क्या प्राप्त कर सकता है? क्या एक व्यक्ति के पास पैसा है तो क्या एक अच्छा वातावरण प्राप्त कर सकता है? प्रदूषण फ्री क्या वातावरण मिल सकता है? दिल्ली में आपके प्रदूषण बढ़ रहा है, तो क्या दिल्ली का अमीर आदमी क्या इस प्रदूषण से मुक्त है? नहीं है। अगर कोरोना फैल गया, महामारी फैल रही है, तो क्या सिर्फ इनकम क्या आपको इस महामारी से बचा सकती है? अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, वहाँ हजारों बिल्डिंगें हैं, तो वहाँ सिक्योरिटी के लिए क्या आप हर व्यक्ति क्या है अपने लिए एक एक गार्ड रखेगा? ठीक है, तो या पढ़ाई के लिए क्या हर व्यक्ति अपने पैसे पर क्या अपने लिए विद्यालय, अपने बच्चे के लिए विद्यालय खोल सकता है? नहीं खोल सकता। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, या जो असमानता का जो बातें हैं, या एक जाति का दूसरे जाति पर जो अत्याचार है या गैर बराबरी की जो भावना है, क्या वो व्यक्ति अपने इनकम के आधार पर क्या उसको खत्म कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसलिए जरूरत पड़ती है सार्वजनिक सुविधाओं की। ठीक है, जैसा इसमें बता रहा है, यह जरूरी नहीं कि जेब में रखा पैसा सब कुछ खरीद सके जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, आपका पैसा प्रदूषण फ्री वातावरण नहीं दिला सकता, मिलावट से मुक्त दवाई नहीं दिला सकता। अगर समाज में तस्करी होने लगे, मिलावट होने लगे आपके खाने पीने, जैसे दिवाली वगैरह होली आती है तो खाने पीने की मिठाइयों में मिलावट हो जाती है, कई बार सुनने में आता है कि दवाइयाँ भी, नकली दवाइयाँ आने लगती, तो क्या सिर्फ आपका पैसा, आपके जेब में रखा पैसा इन सब चीज़ों से आपको मुक्त रख सकता है? अगर समाज में कोई संक्रामक रोग फैल जाए तो क्या उस संक्रामक बीमारी से क्या आपका पैसा आपको बचा सकता है? नहीं। इसके लिए क्या होगा, व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि पूरे समुदाय को क्या है, सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे। यानी कुछ विकास के कुछ ऐसे मापदंड हैं जिसको आप अपने सिर्फ पैसे से नहीं खरीद सकते, बल्कि पूरे समाज की सहभागिता होगी, सहयोग होगा, और पूरा समाज क्या है मिल के काम करेगा। तब क्या है, एक अच्छा पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण, एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था, एक बेहतर रोग से मुक्त एक समाज, ठीक है, और शुद्ध खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, ये सारी व्यवस्थाएं
क्या है, सामूहिक प्रयासों के आधार पर ही क्या है लोगों को प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, तो विकास का एक लक्ष्य क्या है, अतः विकास का अर्थ यह है कि जीवन के समस्त या जीवन के समस्त हिस्से में जो विकास के अन्य जो आवश्यकताएं हैं या लक्ष्य हैं या महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको क्या है सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना भी क्या एक विकास का एक अर्थ है। अर्थात जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित जो अन्य आवश्यक महत्वपूर्ण चीजें हैं, समानता, बराबरी की भावना, प्रतिष्ठा, आदर, स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध वातावरण, तो इन सब चीजों को उपलब्ध कराना क्या है एक तरह से सामूहिक दायित्व है। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल दें, अगर आप कॉलोनी में रह रहे हैं तो कॉलोनी में हजारों घर हैं, तो हर घर एक एक गार्ड रखे, तो इससे बेहतर ये है कि सारे लोग मिलकर 2-4 गार्ड रख लो पूरे कॉलोनी के लिए, वो ज़्यादा सस्ता रहेगा और ज़्यादा सेफ रहेगा बनस्पत एक एक घर अपने लिए एक एक गार्ड रखे। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या है, इसके लिए क्या है, हम सरकार पर दबाव बनाते हैं। एक सामुदायिक या सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बड़े स्तर पर पूरे देश पर इसको लागू करना हो तो हम सरकार से यह अपेक्षा करते हैं क्या है कि सरकार सभी बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, शिशुओं के लिए क्या है बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करे, जगह जगह स्कूल व स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खोले, आने जाने के लिए रेलवे, सड़क, वायुयान, इस तरह के साधनों की व्यवस्था करे। अगर आपको कहीं ट्रेन से जाने हैं तो प्रति व्यक्ति क्या आप रेलवे बनाओगे, ट्रैक बिछाओगे, क्या आप हवाई जहाज खरीदोगे, हेलीकॉप्टर खरीदोगे कि आप आ जा सको? नहीं कर सकते। तो आपको सार्वजनिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि जीवन के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं या ऐसी आवश्यकताएं या ज़रूरतें हैं जिसको व्यक्ति अपने पैसे के बल पर नहीं खरीद सकता है, उसको सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत ही उसको प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराया जा सकता है, जैसे यातायात के साधन, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है, तो इसके लिए क्या है सरकार पर दबाव डाला जाता है। और सिर्फ विद्यालय ही नहीं खोलना, अगर सरकार ने विद्यालय खोल दिया, किसी जिले में 1-1 किलोमीटर विद्यालय खोल दिया, लेकिन अगर बच्चा घर से विद्यालय जा ही नहीं पा रहा है या उस समाज में यह धारणा है कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है, तो भी क्या है बच्चे विद्यालय जाएंगे? नहीं। तो विद्यालय तक पहुंचाने के लिए भी क्या है, सिर्फ विद्यालय खोलना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विद्यालय तक पहुंचाने के लिए भी क्या है सरकार को क्या है घर से विद्यार्थी को उठाकर विद्यालय तक लाने की व्यवस्था यानी यातायात की व्यवस्था हो। प्लस अगर कोई गलत धारणा है समाज में पढ़ने लिखने के प्रति, तो सरकार को जागरूक करना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई क्या है जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पढ़ने लिखने से बच्चा सभ्य और एक तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। इस तरह की जागरूकता भी फैलाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यह सारी चीजें क्या है सरकार ठीक है। और सिर्फ विद्यालय खोलने, जैसे मैंने कहा सिर्फ विद्यालय खोलने की नहीं है, बल्कि क्योंकि अगर आप विद्यालय खोल दोगे तो कुछ बच्चे गरीब हैं तो वो विद्यालय कैसे जाएंगे? कोई प्राइवेट विद्यालय बहुत सारे खुल गए तो उसकी फीस ज़्यादा है, अगर कोई विद्यालय है बच्चा उस विद्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर, तो कैसे जाएगा? तो सिर्फ विद्यालय खोलना ही नहीं, उसके साथ साथ हर बच्चा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो पैरों से विकलांग हो, चल नहीं सकता या वो फीस नहीं पेमेंट कर सकता, तो ऐसी व्यवस्था भी हो कि एक विकलांग बच्चा भी क्या है स्कूल तक जा सके, एक गरीब बच्चा भी क्या है स्कूल में जा सके, उसके कॉपी किताब की व्यवस्था, उसके ट्यूशन की व्यवस्था, ये सब भी करना क्या है सरकार का एक दायित्व है। क्योंकि हर व्यक्ति क्या है पैसों के मामले में एक जैसा नहीं है और न ही पैसों से सब कुछ खरीदी जा सकती, इसलिए सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से क्या है ये सारी सुविधाएं सभी को उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। ठीक, अब प्रश्न है सार्वजनिक सुविधाओं से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन करिएगा। दूसरा प्रश्न है ऐसे कुछ दूसरे उदाहरण दीजिए जहां महत्वपूर्ण वस्तुओं की उपलब्धता व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध कराना ज़्यादा किफ़ायती है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है,
कुछ क्रियाकलाप हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, झारखंड, दिल्ली, ऐसे कुछ राज्यों का क्या है, आप 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनकी साक्षरता दर को निकालिए शहर में और ग्रामीण एरिया में के से अलग अलग, कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, दिल्ली, केरल, इन राज्यों में जो शहरी इलाके हैं वहाँ 6 से 14 वर्ष की साक्षरता दर क्या है, और जो ग्रामीण इलाके वहाँ 6 से 14 वर्ष की साक्षरता दर क्या है। साथ ही साथ महिलाओं में साक्षरता दर क्या है और पुरुष में साक्षरता दर क्या नहीं है, यानी बालिका में और बालक में, इन सभी राज्यों में ऐसे आप निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है। सरकार ने टारगेट रखा था 1960 में ही कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को क्या है, विद्यालय से जोड़ दिया जाएगा, विद्यालय में उसके प्रवेश को सुनिश्चित कर दिया जाएगा। लेकिन आज भी क्या है, यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। ठीक है। निःशुल्क शिक्षा देने का जो लक्ष्य था 1960 में रखा गया था 6 से 14 वर्ष को, वो अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। ठीक है। अर्थात इन सुविधाओं को पूरा करने के लिए बेहतर सरकारी स्तर पर या सामूहिक स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार हम देखें जो खाद्य सुरक्षा को लेकर जो पीडीएस प्रणाली चल रही है, ठीक है, पीडीएस प्रणाली जो चल रही है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो चल रहा है, वो भी क्या डिपेंड करता है सामूहिक प्रयासों पर। ठीक है। अगर दुकानों पर राशन सही से पहुंच सके और दुकानदार क्या है सही रेट में बिना भ्रष्टाचार किए वो लोगों तक पहुंचाए, और हर जिले और हर स्थानों पर क्या है पीडीएस से संबंधित जो दुकानें हैं वो खुल सके, और किसानों से भी क्या है सरकार एमएसपी अच्छे रेट पर क्या है अनाजों का भंडारण करे। अगर यह सारी चीज़ें क्या है सामूहिक प्रयास बेहतर ढंग से होंगी, तभी क्या है समाज में हम खाद्य सुरक्षा जैसी जो हमारी लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को हम क्या भोजन देना चाहते हैं, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए या भूखे किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो, यह लक्ष्य है भारत सरकार का, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसे सामूहिक स्तर पर ही प्राप्त किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक दिया है Next page. Double tap to act. यहाँ पे एक दिया है कि शारीरिक द्रव्यमान के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। वयस्क अल्प पोषित माप। ठीक है। वयस्क अल्प पोषित माप जानने का एक अपना एक तरीका दिया हुआ है यहाँ पे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ज्ञात करने के लिए शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक का सहारा लिया जाता है। शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक यानी कि बायोलॉजिकल मास इंडेक्स बीएमआई। ठीक है। इसका सहारा लिया जाता है। इसका फार्मूला है शरीर का भार किलोग्राम में बटा शरीर की लंबाई का स्क्वायर मीटर में। ठीक है। यानी शरीर का भार किलोमीटर में, अगर अर्थात कोई व्यक्ति 100 किलो का है तो 100 किलो बटा जो हाइट है उसको मीटर में कन्वर्ट करके स्क्वायर कर दो और डिवाइड कर दो। ठीक है। अगर मान 18.5 से कम आता है, ठीक है, अगर मान जो है 18.5 से कम आता है तो वह माना जाएगा अल्पोषित है। अगर और 25 से अधिक आ जाता है तो वो कहा जाएगा अति भारित है, यानी कि सुपोषित है, यानी कि मोटापा भी क्या एक तरह से खतरा है, यानी अति भार है, यानी वह भी सही नहीं है। और 18.5 से नीचे आता है तो अल्पोषित है, यानी कि एक तरह से कम उसको पोषण मिल रहा है। तो 20 से 24 के बीच का जो मेजरमेंट होता है, 20, 21, 22, 23, ये बेहतर माना जाता है। जितना एवरेज यानी जितना 22-23 के आसपास जितना रहेगा वह क्या है बेस्ट पोषण माना जाता है। ठीक है। बीएमआई माना जाता है। एक यहाँ दिया गया है कि जो विश्व मानव सूचकांक जो रिपोर्ट है वह यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है। इसके द्वारा क्या है
पहले विश्व बैंक जारी करता था विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट या विश्व बैंक जारी करता था, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी एसडीआई, ठीक है, इसे क्या है यूएनडीपी जारी करता है। और इस एसडीआई को मेजरमेंट करने के लिए अब सिर्फ औसत आय का सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा व प्रति व्यक्ति आय तीनों को शामिल किया जाता है। अर्थात जीवन प्रत्याशा में आपके भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पोषण स्तर, स्वास्थ्य स्तर, क्योंकि जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि उस देश में औसतन लोग कितनी उम्र जीते हैं। भारत में यह 68 उम्र के आसपास है, यानी औसतन भारत में लोग 68 वर्ष जीते हैं। तो कोई व्यक्ति कितना जिएगा उस पर, इस बात पर क्या क्या चीज़ें निर्भर करती हैं, या बात किस बिंदुओं पर निर्भर करेंगी कि उसे पोषण स्तर, उसके भोजन कैसे मिल पाता है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है तो कोई आपातकाल कोई समस्या आई तो उसमें व्यक्ति जो बच सकता था वो मर जाएगा, या पोषण स्तर अच्छा ना हो तो उसका स्वास्थ्य जब खराब होगा तो उससे भी। तो जीवन प्रत्याशा में आपका पोषण स्तर और स्वास्थ्य स्तर यानी स्वास्थ्य फैसिलिटीज़ भी आ जाती हैं। शिक्षा में वहीं आपका साक्षरता दर, बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में, या बच्चे कितने ड्रॉप आउट हो रहे हैं, महिलाओं लड़कियां कितना पढ़ाई कर पा रही है, ये सारी चीज़ें साक्षरता दर में आ जाती हैं। और प्रति व्यक्ति आय में तो है ही है कि उस देश का प्रति व्यक्ति औसतन कितना कमाता है। तो यानी कई सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं, और इस आधार पर क्या है देशों का क्या है एसडीआई इंडेक्स यानी विश्व मानव विकास सूचकांक जो यूएनडीपी जारी करता है इसको निकालता है, ठीक है। वर्तमान में 2019 में भारत का जो है विश्व मानव विकास जो सूचकांक है उसमें भारत का जो स्थान है 189 देशों में 129वां स्थान है। अर्थात 2019 में यह रिपोर्ट 189 देशों पर किया गया था। इस रिपोर्ट की जांच की गई थी जिसमें जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, शिक्षा और आपका प्रति व्यक्ति आय को मेजरमेंट किया गया था, तो जिसमें 189 देश शामिल हुए थे। और इस 189 देश में भारत 129वें स्थान पर है, ठीक है। पहले 130वें स्थान पर था 2018 में, 2019 में 129वें स्थान पर। आप प्रयास कीजिएगा, 2020 का भी शायद आया नहीं है, तो जब आएगा तो आप खोजने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। तो हमने देखा कि सिर्फ विकास के लिए इनकम ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हेल्थ, एजुकेशन, प्रति व्यक्ति आय, लिटरेसी और अन्य बाकी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। जैसे कि औसत आय और आय में हमने देखा था कि जो गैर बराबरी है या इनकम में जो असमानताएं हैं उसका भी दूर होना ज़रूरी है। यानी कि जो औसत आय जो निकल रही है वह औसत आय अगर प्रति व्यक्ति पर इम्प्लीमेंट करें तो भी उस औसत आय के आसपास ही लोग की इनकम होनी चाहिए। अर्थात जो एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की इनकम के बीच का जो गैप है वो अधिक नहीं होना चाहिए, यानी असमानता उतनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सारी चीज़ें, सुरक्षा, ठीक है, हमने जैसा बताया पीडीएस प्रणाली के तहत, एजुकेशन के तहत जो मैंने एग्जांपल दिए कि सार्वजनिक सुविधाओं उपलब्ध कराना है, यातायात की सुविधाएं, स्वास्थ्य, ठीक है, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है और इसको सार्वजनिक स्तर पर ही उपलब्ध कराया जा सकता है, ठीक है। तो सार्वजनिक सुविधाओं से तात्पर्य यह है कि ऐसी सुविधाएं जिन्हें क्या है सामूहिक प्रयासों के द्वारा, ठीक है, या सामूहिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाता है। इसे हर व्यक्ति अपने बल पर प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसी सुविधाओं को हम सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं। बेसिकली सरकारें इन सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराती हैं, जिसमें आप यातायात है, एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एक शुद्ध वातावरण है, ठीक है। इन सब सारी चीज़ों को, एक रोगों से मुक्त समाज है, ठीक है। यानी कि जैसे अब भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है, टीबी है, एड्स है, या इस तरह की जो बड़ी बड़ी बीमारियां, इसको पोलियो को लक्ष्य रखा गया है कि इसको समाप्त करना है। तो इसको सरकारी स्तर पर क्या सार्वजनिक रूप से, सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा, तभी हम पोलियो से मुक्त हो पाए। और हम पोलियो से मुक्त हुए भी, और इसको लक्ष्य रखा गया 2025 में टीबी से मुक्त होना, यानी क्षय रोग जिसको बोलते हो, इससे मुक्त होने का हमने लक्ष्य रखा है। तो इसी तरह कई बीमारियों से क्या है हमने टारगेट रखा है कि इससे हम आने वाले सालों में हम मुक्त होंगे। तो यह व्यक्तिगत स्तर पर
ये चीज़ संभव नहीं हो सकती। ठीक है, और यह भी एक विकास का एक आधार है कि समाज रोगों से मुक्त हो, व्यक्ति रोग से मुक्त हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं विकास और चुनौतियाँ। ठीक है, विकास की सब सारी बातें हमने देख तो ली, लेकिन क्या विकास और चुनौतियाँ भी एक कॉन्ट्रोडिक्शन है? क्योंकि हम जो विकास का पैमाना आज के समय में मान रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि विकास ऐसे ही होता रहे, क्योंकि विगत 50-60 वर्षों में देखें, खासकर 1950 के बाद जिस तरह से वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति और जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का एक तरह से उपयोग करके और बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े यातायात के संसाधन, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों का, संचार के साधनों का जिस तरह से विकास हुआ है, इसने मानव जीवन को एक तरह से सुलभ तो बनाया ही बनाया है, लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां भी खड़ा कर दी हैं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, वृक्षों के कटाव से एक तरह से समस्याएं, वन्य जीवों के सामने समस्याएं आ गई हैं। ठीक है, हम अनुमान नहीं लगा सकते आने वाले 100 वर्षों में पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि हम क्या सरवाइव कर पाएंगे। आने वाले 100 वर्षों में शुद्ध पानी की उपलब्धता हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आने वाले 100 वर्षों में ऐसे द्वीप जो समुद्र के किनारे हैं, क्या वह जलमग्न तो नहीं हो जाएंगे। आने वाले 100 वर्षों में जो ओजोन परत है, क्या वो ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, और सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं जो वो आने नहीं लगे, धरती पर आ जाएंगे और हमें तमाम तरह के स्किन कैंसर, तरह के बहुत सारे डिसीजेस होने लगेंगी। ठीक है, तो ये बहुत सारी चैलेंजेस हमारे सामने आज मुँह बाय खड़ी हैं कि ग्रीन हाउस गैस में जिस तरह से वृक्षों का कटाव हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी बहुत सारी जहरीली गैसों में क्या है, एक तरह से वृद्धि हो रहा है। और जिस तरह से विकास हो रहा है, औद्योगिक विकास, क्योंकि विकास का मूल जो परिभाषा यही है कि औद्योगिक विकास, आज हम विकास को इसी तरह से देखते हैं कि औद्योगिक विकास, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सड़कें, रेल, टेक्नोलॉजी, इन्हीं सब से हम मेजरमेंट करके देखते हैं। और इन सब चीज़ों ने क्या है, एक तरह से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने पर लोगों को मजबूर किया है, वृक्षों के कटाव को बढ़ाया है, जिससे क्या है, बहुत बड़ी समस्याएं देश के सामने या विश्व के सामने उभर कर आई हैं। जैसे यहाँ बात कर रहा है कि अमेरिका और मध्य पूर्व के देश, ठीक है, क्योंकि हाँ, आप देखोगे जो कच्चे तेल का जो भंडार है वो मध्य पूर्व के देशों में और अमेरिका के आसपास के क्षेत्रों में, मध्य पूर्व के देश अर्थात जो इस्लामिक स्टेट जितने हैं, जॉर्डन, इराक, ईरान, कुवैत, ये सारे जो देश आते हैं, सऊदी अरेबिया, अमन, ओमान, यूएई, ठीक है, ये सारे देश मध्य पूर्व के देश आते हैं, जिसको आप ग्लोब में आप पश्चिम एशिया, यानी एशिया का मैप देखना और उसका पश्चिम हिस्सा देखना, और अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा, ठीक है, उत्तरी पूर्व हिस्सा को देखना, ये मिलाकर जो देश बनते हैं वो मध्य पूर्व के देश कहलाते हैं। यानी ये पूरे ग्लोब पर बीच में है। अगर पूरे विश्व के मानचित्र को एक साथ देखोगे तो ये बीच में एकदम दिखाई देंगे। ठीक है, इसको मध्य पूर्व के देश कहते हैं। यहाँ तेल पाए जाते हैं, लेकिन ये तेल भी एक तरह से सीमित हैं। जितने भी पाए जाते हैं, जो भी है भंडार, जो भी है वह असीमित नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि खत्म नहीं होगा। अगर इसी तरह से अंधाधुंध दोहन होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि तेल समाप्त हो जाएगा। और आप बताओ, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो जहां तेल नहीं पाए जाते, वह इन्हीं मध्य पूर्व के देशों पर निर्भर हैं, यानी तेल के आयात पर निर्भर, जिसमें भारत स्वयं एक ऐसा देश है जो अपने 85% जो तेल है, क्या वो बाहर से आयात करता है। अगर कल को तेल खत्म हो जाता है तो सोचो क्या होगा, क्योंकि एक तरह से ईंधन या पेट्रोलियम या डीजल ही क्या है, एक तरह से विकास का इंजन माना जाता है। ठीक है, चाहे आप किसी डैम को चलाना हो या किसी सोलर सिस्टम को, किसी भी कोयला खदान को चलाना हो, रेल को चलाना हो, किसी गाड़ी को चलाना हो, तो आपको तेल संसाधनों की आवश्यकता होती है, यानी कि विकास का इंजन है। ठीक है, ग्रोथ का इंजन माना जाता है। तो अगर कल को तेल खत्म हो जाएगा तो आप किस तरह की समस्याएं ऐसे देशों के सामने खड़ी हो सकती हैं जिनके यहाँ तेल नहीं पाए जाते। ठीक है, प्रश्न है, भारत को तेल आयात करना पड़ता है। इस स्थिति को देखते हुए भारत के सामने भविष्य में आने वाली चुनौतियों का क्या आप पूर्वानुमान कर सकते हैं? अगर किस प्रकार की चुनौतियां आ सकती हैं आप बताइए। ठीक है,
किस तरह की समस्याएं आने वाले भविष्य में आ सकती हैं, क्योंकि भारत एक तेल का प्रमुख आयातक देश है। ठीक है, अगर दूसरी तरफ देखें एक और समस्या पर्यावरण का जो शुद्धता में गिरावट है, यानी पर्यावरण की जो क्वालिटी है, शुद्धता है जो होना चाहिए, उसमें जो गिरावट आ रही है, यानी पोल्यूशन जो हो रहा है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे रेडियो एक्टिव प्रदूषण हो, तमाम तरह के प्रदूषण जिस तरह से हो रहे हैं वह किसी देश से संबंधित नहीं है या किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं है। इसका इम्पैक्ट क्या है, पूरे विश्व पर पड़ता है। भले अमेरिका सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है 20 टन, भारत 1 टन से भी कम उत्सर्जित करता है। प्रति व्यक्ति वर्ष में भारत का प्रति व्यक्ति 1 टन से कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। वही अमेरिका का प्रति व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति 20 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। तो आप सोचो कितना अंतर है। लेकिन जो अमेरिका भले उत्सर्जित कर रहा है, तो क्या इसका इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका पर पड़ेगा? नहीं, इसका इम्पैक्ट पूरे विश्व पर पड़ेगा, सारे देशों पर दिखाई देगा। तो विकास का जो अर्थ है जो हम लगाते हैं, अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, अधिक से अधिक उद्योगों का विकास, जिससे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जहरीली गैसें निकल रही हैं, ये हमारे सामने, विश्व के सामने एक चुनौती के रूप में खड़ी हो गई हैं। ठीक है, तो हमें यह भी देखना होगा। ठीक है, तो आज यह स्थिति हमारे सामने आ गई है कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, अर्थशास्त्रियों को, समाजशास्त्रियों को मिलजुल कर काम करना चाहिए और विकास की जो धारणीयता है, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात है, यानी ऐसा विकास जो निरंतर रूप से हम कर सकें, चलता रहे, और बाकी प्रकृति, पर्यावरण या अन्य जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको किसी प्रकार का या उन सब चीज़ों में किसी प्रकार की कमी नहीं आए, और यह विकास एक सतत रूप से हम चल सके, आने वाली पीढ़ियों को भी दे सकें। तो एक ऐसे विकास के मॉडल पर हमें रिसर्च करना होगा, शोध करना होगा, एक ऐसा विकास का एक विचार प्रस्तुत करना होगा जो क्या है इन सारी चुनौतियों से हमें दूर कर सके। तो इसके लिए क्या है, वैज्ञानिकों को, समाजशास्त्रियों को, अर्थशास्त्रियों को और अन्य जो भी विद्वान है उनको आगे आकर काम, ठीक है, पहल करनी होगी। एक व्यक्ति के स्तर पर, एक समाज के स्तर पर, एक विश्व समाज के सदस्य के रूप में हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना होगा कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम किस तरह का विकास करना चाहते हैं। ऐसा विकास करना चाहते हैं जो आने वाले वर्षों में हमें एक तरह से मानव सभ्यता को समाप्त कर दे, या ऐसे विकास को हम अपनाना चाहते हैं जो सतत हो, पोषणीय हो, संपोषणीय हो, प्रकृति, पर्यावरण, वन्य जीवों सबका ख्याल रखा जाए और इन सबको संरक्षित करते हुए क्या है हम अपना विकास कर सकें और बेहतर जीवन को जी सकें। ऐसे विकास की हमें कल्पना करनी होगी। ठीक है, तो इसी को क्या है विकास की धारणीयता कहते हैं, यानी कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास का सततता, धारणीयता यानी कि एक सतत विकास का यहाँ कॉन्सेप्ट है। हम सब जानते हैं कि सतत विकास का अर्थ यह होता है कि ऐसा विकास जिसमें हम संसाधनों का इस तरह से उपयोग करें, उपभोग नहीं, दोहन नहीं, उपयोग करें, बेहतर ढंग से उपयोग करें, जिसमें क्या है वर्तमान पीढ़ी को तो वो सुख सुविधाएं प्राप्त हो, साथ ही साथ आने वाली जो जनरेशन है उनको भी क्या है उतनी ही मात्रा में हम क्या है वह सारे संसाधन या सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसर छोड़ कर जाएं। ठीक है, तो ऐसे विकास को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये तो मैंने बताया था गैर नवीकरणीय, यानी जो पेट्रोलियम हमने बताया या पर्यावरण प्रदूषण बताया, ये तो मान लो गैर नवीकरणीय ऊर्जा है जो खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है उनका भी इस तरह प्रकार से दोहन होने लगा है जो जिससे इनमें भी कमी आने लगी। जैसे भूमिगत जल, जो भूमिगत जल जो है वो नवीकरणीय, यानी बरसात होगी तो भूमि के अंदर वापस पानी आ जाएगा, लेकिन हम इतना अधिक भूमिगत जल का दोहन करने लगे हैं। ठीक है, जैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि विकास का जो वर्तमान
प्रकार या जो विचार है वह धारणीय नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिकों का मानना यह है कि विकास का वर्तमान प्रकार व स्तर धारणीय नहीं है। ठीक है, यानी सतत नहीं है। उदाहरण देखें, अगर नवीकरणीय जो साधन जैसे भूमिगत जल जो है उसको भी अगर देखें तो अगर हम बरसात द्वारा भूमिगत जल की आपूर्ति से अधिक अगर हम भूमिगत जल का दोहन हम करेंगे तो क्या है, भूमिगत जल में कमी आएगी। ठीक है, और इस साधन का अधिक उपयोग करने से क्या है, एक तरह से क्या है कि बहुत सारे स्थानों पर जल की भूमिगत जल की कमी दिखाई देती है। जैसे आपका दिल्ली है, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है और दिल्ली वाला एरिया, हरियाणा वाला एरिया है, आप देखोगे यहाँ क्या है, भूमिगत जल की बहुत कमी हो गई है। ठीक है, और भूमिगत जल का उपयोग ऐसा नहीं है कि देश के सारे लोग कर रहे हैं। देश के सिर्फ 60% लोग ही क्या है, भूमिगत जल का क्या है, अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। 40% तो कर ही नहीं रहे हैं। और अगर इसमें कमी आएगी तो जो 40% नहीं कर रहे हैं उनको भी नहीं मिलेगा, उनको तो वैसे भी नहीं मिल रहा, और कमी आ जाएगी तो वैसे भी नहीं मिलेगा। तो भूमिगत जल का जो दोहन हो रहा है, एक तो दोहन खराब है और प्लस उपयोग भी क्या है, समान रूप से हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ जो समृद्ध लोग हैं जो इसका उपभोग कर सकते हैं वही इसका उपभोग कर पा रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी समस्या है। तो नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन है, ठीक है, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन ऐसे होते हैं जिनका क्या उपभोग करने के बाद क्या है, बावजूद भी क्या है, उनका पुनर्चक्रण होता है, यानी कि वह समाप्त नहीं होते, वह पुनर्चक्रित होते रहते हैं। और गैर नवीकरणीय संसाधन ऐसे हैं जिनका वर्षों तक उपयोग करने के बाद क्या है, एक समय ऐसा आएगा कि वह संसाधन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उस संसाधन का पुनर्चक्रण या तो होता नहीं है या तो होने में हजारों लाखों साल लगते हों। ठीक है, तो ऐसे संसाधनों को हम क्या, गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जिसमें ईंधन, पेट्रोलियम, डीजल, कोयला, इस तरह की चीज़ें आती हैं। और नवीकरणीय संसाधनों में जल ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, ठीक है, भूमिगत जल, ठीक है, इस तरह के संसाधन आते हैं। अतः हमारा यह दायित्व है कि हम किस प्रकार के विकास के मॉडल को अपनाएं जिससे क्या है, वर्तमान की जरूरतों को तो पूरा किया ही जा सके, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों को भी हम वह सारे अवसर या वह सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा सकें जिसके हकदार हम रहे हैं और जिसके हकदार वह भी हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हो गया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।